जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग कुछ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। हम लोग बहुत तेज़ी से सभी प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। और सेशन ख़त्म होने के बाद आपने कितना प्रश्न को सही किया, कितने प्रश्नों को सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले ये सूचना बता दें कि हमारे संस्थान के द्वारा सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। RO प्री मेंस में एडमिशन हो रहे हैं। जो भी छात्र इच्छुक हैं वो हमारे इस नंबर 7905901018 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जुड़ सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कि हमारे संस्थान के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है, वीडियो भी बनाई गई थी। 20 सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। अगर आप अभी भी कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यह वह टेस्ट सीरीज नहीं है, दूसरी टेस्ट सीरीज है जिसका हमने डेमो अपने पर्सनल चैनल पर टेलीग्राम पे हमने सारे PDF भेज दिए हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री और पर्यायवाची के टेस्ट हुए हैं। आप वहाँ देख लें। अगर आपको बेहतर लगे तो हमारे इसी नंबर पर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमारे टेस्ट कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। आज इस बात का खुशी हो रही कि अभी UPPCS मेंस 2023 का पेपर हो रहा है, जो हमारे संस्थान के द्वारा समाधान बैच लाया गया था। अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है। हिंदी में भी चीज़ें वहीं से मिली। एसे में 9 एसे में से लगभग 5 एसे लगभग हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ 5 एसे आप आसानी से कर सकते थे। ये इस तरीके से एसे का लेवल था। और कल GS फर्स्ट और सेकंड का पेपर था, आज थर्ड फोर्थ का पेपर है। तो अभी तो GS फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी प्रश्न एज इट इज़ 20 प्रश्नों में एज इट इज़ उसमें कोई फेरबदल भी नहीं हुआ है। इस तरीके से तैयार किया गया था सर लोगों की मेहनत के द्वारा कि वह एज इट इज़ आपको देखने को मिल गया। तो खुशी होती है जब अपना बनाया हुआ कोई पेपर या अपने संस्थान के द्वारा कराया गया कोई कार्यक्रम में अगर चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलती हैं तो बहुत ही बेहतर महसूस होता है खुद को भी, और जो स्टूडेंट उससे जुड़े थे उनको अगर लाभ होता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत तेज़ी से करेंगे, समय न लेते हुए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के एक भाग को लागू करने के रूप में मनरेगा योजना शुरू की गई थी? आर्टिकल 43, 45, 47 या 15। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 43। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आपके, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया। उसी के आर्टिकल 43 में इसके बारे में बताया गया है। आप जानते हैं कि कुल 22 भाग होते हैं। चौथा भाग क्या है? राजनीति नीति निर्देशक तत्व। और तीसरा भाग क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार न्याय योग्य होता है और राजनीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है। इसे राज्य अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, तेजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक करेंगे। ठीक है। संविधान में संशोधन की शुरुआत की जा सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद का कोई भी सदन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। संसद का कोई भी सदन संविधान में संशोधन की शुरुआत कर सकता है। ठीक है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के दूसरे भाग में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधनों में भारतीय संविधान का आधिकारिक पाठ हिंदी में प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संशोधन 1987, 58वां संशोधन 1987, 19वां संशोधन 1988 या 60वां संशोधन 1988। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, 58वां संशोधन 1987। इसमें क्या क्या कहा गया है कि हिंदी में भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 351। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 350 का भाग ए। यह क्या बताता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के भीतर प्रत्येक राज्य जो होता है वह प्रयास करेगा। यह अगर आप देखेंगे तो यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के प्रावधान के अंतर्गत बनाया गया था।
स्वतंत्र श्रम पार्टी के संस्थापक कौन थे? आर श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर जी, श्री राजगोपाला जी या लाला लाजपत राय जी? तो ये किसने बनाया था? ऑप्शन बी, स्वतंत्र श्रम पार्टी के संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर जी। 1936 में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? राज्य स्तर के चुनाव आयोग का गठन, लोकसभा चुनाव की सूची प्रणाली, संसदीय चुनाव की सरकारी फंडिंग या संसदीय चुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका, क्या किस लिए बनाया गया था यह? दिनेश गोस्वामी जी संयुक्त मोर्चा सरकार में इस समय क्या थे? 1990 में यह बनी थी, उस समय यह कानून मंत्री थे। तो जो एक जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन हुआ था 1996 में, तो दिनेश गोस्वामी सर ने ही सिफारिश की थी इसकी, कि जो संसदीय चुनावों में सरकारी फंडिंग होती है उसी के बारे में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेज़ी से करते हुए चलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आप लोग कितने सही किए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और सेशन कैसा रहा उसके बारे में जरूर बताइएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आप जानते हैं 2005 में इसका गठन हुआ था। इसमें एक समिति बनाई जाती है जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं और एक मनोनीत मंत्री होता है। यही लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाए जाते हैं। जब 2005 में आया था तो इसमें उसका कार्यकाल, इसमें दोनों चीज़ दी गई हैं, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2019 में इसमें संशोधन हुआ था। तो सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना हो गया है अब? इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, 3 वर्ष। पहले कितना था? 5 वर्ष था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न स्थिति में है? पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या चुनाव आयोग? तो आप ये देखकर सीधा समझ सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है। इसमें से जो ऑप्शन सी इसका सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, वह भी संवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 340 में है। इसके बारे में डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आर्टिकल से ही, तो आर्टिकल आप लोग को रटा रहना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहाँ उल्लेखन है संविधान में? आर्टिकल 340 में। वित्त आयोग है आपका 280 में, और चुनाव आयोग है आपका 324 में, आर्टिकल 324 में। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसका यह एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। संसद द्वारा किसी आपातकालीन अवधि के अनुसमर्थन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 14 दिन, 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, 1 महीने। आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 252 के तहत यह उद्घोषणा संसद के प्रत्येक संसद में सदन की समझ रखी जाती है, 1 महीने की समाप्ति पर संचालित करने के लिए बंद हो जाएगी, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। एक नाम मात्र का भागीदार है कौन? जिसके पास व्यापार या उसके मुनाफे में कोई वास्तविक रुचि नहीं है, जब तक कि किसी अन्य लाभ बंटवारे के अनुपात में कोई समझौता न हो। मुनाफों के बराबर की हिस्सेदारी के लिए प्रवेश किया जाता है। अन्य भागीदारों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरे पक्ष के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो एक नाम मात्र का भागीदार है जिसके पास, ऑप्शन नहीं सही होगा, जिसके पास व्यापार या उसके मुनाफे में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। अगला है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट, यानी न्यायिक समीक्षा होता क्या है, यही बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यायालय को वह शक्ति दी जाती है जिसके द्वारा कार्यपालिका या विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो संविधान के अनुरूप जो भाग नहीं होता, उस कानून को क्या कहता है, वह अवैध घोषित कर देता है न्यायिक समीक्षा के बाद। तो इतना बताने में अब समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी मुद्दों पर अंतिम प्राधिकरण है, राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दों की समीक्षा कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने जो कुटपई नामक जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है? यह उस समय का आपका करंट का प्रश्न रहा, तो उस समय किसने किया था? ऑप्शन डी, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है कि निम्न में कौन सा सही है? सही क्या है? नरम लोहा एक कठिन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। अल्नीनो एक नरम फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। अल्निको उच्च पर्याप्त तापमान पर फेरोमैग्नेट एक पैरामैग्नेट बन जाता है, या उपयुक्त सभी?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? ऑप्शन सी, उच्च पर्याप्त तापमान पर फेरोमैग्नेट एक पैरामैग्नेट बन जाता है। ठीक है, फेरोमैग्नेट का जो गुण होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। जब उच्च पर्याप्त तापमान दिया जाता है तो फेरोमैग्नेट क्या हो जाता है? पैरामैग्नेट बन जाता है। नरम लोहा जिस जो जो हम लोग जानते हैं वह क्या है? फेरोमेट्रिक मैग्नेटिक पदार्थ है, सामग्री है। और जबकि जो अलनीको है यह नरम नहीं, जबकि क्या है? यह कठिन फेरोमैग्नेटिक सामग्री होती है। तो इस प्रश्न का सही, पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड नाम क्या था? यह प्रश्न सबके सही होने चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा, थंडर बोल्ट, फ्लाइंग गरुण या अग्नि परीक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, स्माइलिंग बुद्धा। कब इसका हुआ था? 18 मई 1974 में पहले परमाणु हथियार विस्फोट का यह निर्देशिक कोड था, क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पहला ही स्माइलिंग बुद्धा ही क्या था? यह भारत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था इसने पहला। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद यह दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बन गया था। ठीक है, यह कहाँ है पोखरण? आपका राजस्थान में। इस पर मूवी भी बनी थी, परमाणु। विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 5, 75, 100। यह प्रश्न उम्मीद करते हैं किसी का न गलत हो। तो यह कितना होता है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। जो मानव की आँख देख सकती है, ठीक है, वो न्यूनतम दूरी कितनी बनाई गई है? जो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु संयंत्र है? नरोरा, कलपक्कम, तारापुर या कोटा? तो ये कौन सा है? 1969 में इसका स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, महाराष्ट्र के, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। यह भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिको ग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 ग्राम या 10⁻16 ग्राम? तो एक पिकोग्राम कितना होता है? ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम। तेजी से केवल प्रश्नों को कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक कर दें आप लोगों का। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? एनेमोमीटर, कोलेरीमीटर, लक्ष्मीमीटर, अल्टीमीटर। ये प्रश्न ऐसे पूछे ही जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रकाश की तीव्रता हम लोग किससे नापते हैं? ऑप्शन सी, लक्सीमीटर। ठीक है, अब कलरीमीटर दिया गया है। कोलेरीमीटर इसका क्या होता है कि यह रंग की तीव्रता को मापता है। एनीमोमीटर क्या करता है? यह हवा की गति को मापता है। और अल्टीमीटर क्या नापता है? समुद्र के स्तर से उसकी दूरी ऊपर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो सेविंग क्रीम सेविंग करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। मूत्रालयों के पास किस गैस के कारण एक तेज गंध आती है? सिंपल प्रश्न है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? तो किसकी गंध आती है हमें? वो होती है अमोनिया की। जो मूत्र होता है उसमें 95% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूहे का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल एसोसाइनेट। थोड़ा ही जो इधर उधर है उसे समझ लीजिएगा आप लोग। पोटेशियम साइनाइड या एथाइल आइसोसाइनाइड? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड का या जिंक फास्फाइड का चूहे के मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? जिंक फास्फाइड मनुष्यों के 3 संपर्क में यह अधिक विषैला हो जाता है। ठीक है, इसे यही जब आत्महत्या करते हैं लोग तो इसको भी इसका भी सेवन कर लेते हैं। दूध कुछ समय के लिए खुले में रखने पर खट्टा क्या हो जाता है? कार्बोनिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, साइट्रिक एसिड की वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से? तो किसके वजह से हो जाता है खट्टा? ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्या होता है कि दूध में क्या पाया जाता है? एक शर्करा पाया जाता है, वह कौन सा होता है? लैक्टोज। इसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है कि ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग वह करता है। ठीक है, और उसी के उपरांत क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, जो क्या करता है? दूध को खट्टा बना देता है। ठीक है,
खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्न में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो किसका प्रयोग किया जाता है आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट का। आगे बढ़ते हैं। विमान के टायर में हवा भरने के लिए किस गैस का इस्तेमाल होता है? ये सब प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। सिंपल प्रश्न अगर आपको लगते हैं तो यही प्रश्न आपको सिलेक्शन भी दिलाते हैं। टफ प्रश्न सबका गलत होता है अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है। बस कंडीशन ये होती है कि आप सिंपल प्रश्नों को वहाँ गलत ना करें। यही प्रश्न अगर आपके गलत हो जाते हैं 2-4 भी, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। और यही जो एक अनुभवी प्रतियोगी छात्र होता है वह इनकी खूब प्रैक्टिस किया रहता है कि बस प्रश्न पढ़ें और डायरेक्ट उसका आंसर उनके सामने मिल जाता है। कल के टेस्ट में या कुछ ऐसे टेस्ट हम जब कराते हैं लोग कहते हैं सर बहुत सिंपल प्रश्न है, तो भाई आप एक बार आयोग के पेपर जो अभी तक हुए हैं उन्हें उठाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है। आप बहुत बहुत बेहतर अगर अपने आप को समझते हैं तो आईएएस के पेपर लगाइए, समझ जाएंगे। जो पेपर जिस लेवल का बनता है यहाँ उन्हीं चीज़ों की डिस्कस की जाती है। ठीक है। बहुत अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतरीन हैं, तब आईएएस जैसे प्रश्नों को लगाकर अपने आप को आंक सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए हितकारी हो। हम भी बहुत बेहतर कठिन कठिन प्रश्नों को लाकर अपना यहाँ वाहवाही नहीं लेना है। प्रश्न वही लेवल का रखते हैं जिस लेवल का एग्ज़ाम हो। आगे बढ़ते हैं कि हाँ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ठीक है। जो इसलिए इसको नाइट्रोजन को रखते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का जो दहन होता है वह बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ती नहीं है। ठीक है। अगला है 5 किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? वाइट डेकर, हेकेल, लिनेयुस या कोपलैंड। तो ये जानते हैं आप कि जो पांच पांच स्तर में वर्गीकरण किया गया था, जैसे एनीमिया हो गई, प्लांट हो गया, फंगस हो गया, पुतिस्टा मोनेरा, ये किसने किया था? वाइट टेकर जी ने। ऑप्शन ए 1969 में। मनुष्यों द्वारा आमतौर पर पेशाब में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो किस कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? वो होता है आपका ऑप्शन सी विटामिन सी। ठीक है। कई बार पूछा भी जाता है कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो वो होते हैं आपका बी और सी। और वसा में कौन होते हैं? जो भी बच गए बी सी के बाद वो सब वसा में। रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली बड़ी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? नसें, धमनी, केशिका या तंत्रिका। तो कौन सी होती हैं? ऑप्शन बी धमनी। यह क्या करती है कि शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आपके हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग किस कारण होता है? सभी जानते होंगे, बैक्टीरियम, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ। तो क्षय रोग जिसे तपेदिक भी कहते हैं, यह क्या है? एक संक्रामक रोग है जो किससे? जीवाणु, और जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम तपेदी। ये इसी वजह से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए बैक्टीरियम। आगे बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन ने निम्नलिखित वायसराय के बीच किस काल में भारत का दौरा किया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड वुड। तो किसके समय में किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। और इसका क्या कार्य था? जो अधिनियम 1919 में बनाया गया था उसी के बारे में इन पर विचार करना था। इनका विरोध क्यों हुआ था? साइमन गो बैक, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति जो था वह भारतीय नहीं था। इसे श्वेत आयोग भी कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इन्हीं में लाला लाजपत राय जी को इसी का विरोध करते हुए इन पर लाठीचार्ज में चोट लगी थी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका बदला भगत सिंह जी लोगों ने लिया था। इस पर चर्चा हम डिस्कस लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। कई उद्योग में टीन, स्टील और तांबे को किससे प्रतिस्थापित किया जाता है? ठीक है। आज उद्देश्य ये है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को कराया जा सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मिट्टी के पात्र, उच्च शक्ति ग्लास फाइबर या प्लास्टिक या इनमें से सभी। तो टीन, स्टील और तांबे जो सिरेमिक होते हैं इनका सभी जगह प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। चट्टानों पर पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? एपीफाइट्स, हेलोफाइट्स, जेरोफाइट्स या लिथोफाइट्स। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन
डी होता है लिथोफाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा घोल सबसे अधिक संकेंद्रित है? 10 मिली घोल में 6 ग्राम विलेय, घोल के 50 मिलीलीटर में 20.5 ग्राम विलेय, 120 मिली घोल में 30 ग्राम विलेय, या घोल के 2 मिलीमीटर में विलेय के 2.6 ग्राम। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आते हैं तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो यही ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में। अगर आप इनको अपना ईगो फंसा कर करते हैं तो आप इसमें माइनस मार्किंग के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में ईगो न फंसाइएगा कि हमने बहुत केमिस्ट्री पढ़ी थी, नहीं हुआ। तो ऐसे प्रश्न छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी, सूत्र है उसी के हिसाब से लगाकर होगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों से शहरों की आबादी का परिवर्तन कहा जाता है? एक पारिस्थितिक पदचिन्ह, भूमि संरक्षण, शहरीकरण या आधारिक संरचना। तो यह क्या होता है? एक पारिस्थितिक पदचिन्ह, ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीजन बाई किस कला से संबंधित हैं? तो तीजन बाई किस कला से संबंधित है? बुर्रा कथा, पंडवानी या लावणी या नौटंकी। तो किससे हैं? ऑप्शन बी पंडवानी से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महाभारत के दृश्य प्रसंगों का इसमें मंचन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, सबका सही भी होगा ऐसा नहीं है। एक सूची को 2 से मिलाना है। हड़प्पा स्थल है, उनके स्थान कहाँ है उन्हीं का। मंदा राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। ये आपके ऑप्शन ए बी सी डी है। आप लोग देख कर थोड़ा समय दे देते हैं, देख कर मिलाइए कि इसमें क्या क्या सही होगा। जैसे दैमाबाद है, दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र, बी का 4 एक में है तो एक ही ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। कालीबंगा कहाँ है? आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? आपका हरियाणा में है। और बात मंदा की करें तो कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर हड़प्पा संदर्भ में एक हाथी दांत का पैमाना पाया गया था? कालीबंगन, लोथल, धौलवीरा या बनवाली। तो कहाँ पाया गया था? लोथल। लोथल है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा क्या है कि 3 दुर्ग में बटा हुआ है। कालीबंगन से चूड़ियाँ आप देख सकते हैं जुते हुए। बनवाली से अगर आप देखेंगे तो मतलब ये सभी जितने भी दिए गए हैं आप एक बार देख लीजिएगा। हम यहाँ लंबा डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, बस आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अधिक प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। ऋग्वेद में क्या संकलित है? भजनों का संग्रह, कहानियों का संग्रह, शब्दों का संग्रह या युद्ध का पाठ। तो आप सभी जानते हैं इसमें क्या है? भजनों का संग्रह। इसमें क्या है कि 1028 वैदिक संस्कृति है। ठीक है, जो ऋग्वेद के मंत्र को क्या कहते हैं? हम लोग वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो पढ़ता है होत्री, उसके पुरोहित को कहते हैं। कुल 10 मंडल होते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख है। तो इस पर जब चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा धर्मांतरित अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, वसुमित्रा, गौशाल या सुभदा। तो कौन था? इसमें जो सही उत्तर था वह है आपका ऑप्शन डी, सुभदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैनार कौन थे? शिव, शक्त, वैष्णव या सूर्योपासक। तो नैनार जो थे वह क्या थे? ऑप्शन ए शिव भक्त थे, शिव की उपासना करते थे। और जबकि जो अलवार थे वह विष्णु भगवान का उपासना करते थे। इसमें 63 संत थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एलोरा गुफा है शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल या महाबलीपुरम मंदिर राष्ट्रकूट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है कि खजुराहो जो मंदिर है वह चंदेल शासकों के समय में था। एलोरा की अगर बात करें, ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? पल्लव वंशों के द्वारा इनका किया गया था। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन। तो आप सभी इस प्रश्न से हूबहू जानते ही हैं कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक थे। ठीक है, बहुत छोटा कार्यकाल था। और इल्तुतमिश इनके बाद शासक बने थे इनकी हत्या करके। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मारा गया था? जफ़र खां, नुसरत खां, अल्पा खां या उलुग खां। तो कौन मारा गया था? जफ़र खां, जो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? वारंगल, नागलपुरा, उदयगिरी या चंद्रगिरी। तो
कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? तो कौन थे? ऑप्शन बी नागलपुरा। ठीक है। कई इन्होंने किए थे, जैसे हजारा राम मंदिर का निर्माण इन्होंने ही, विट्ठल भाई मंदिर का निर्माण इन्होंने ही, अपनी माँ का सम्मान करने के नाम पर ही इन्होंने यह शहर का नाम बनाया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन सा सही कालानुक्रम क्रम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या चैतन्य जी? रामानुजा, शंकराचार्य, चैतन्य जी। रामानुजाचार्य, चैतन्य जी, शंकराचार्य या शंकराचार्य जी, चैतन्य जी, रामानुजाचार्य जी। तो आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य जी सर्वप्रथम थे। उसके बाद रामानुजन ने यही चीज़ जो शंकराचार्य जी ने धर्म को स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने ही, रामानुजाचार्य जी ने उत्तर के क्षेत्र में इसका विस्तार किया था। ठीक है। फिर चैतन्य जी, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्नलिखित शासकों में किसने पहले हजरत आला का शीर्षक ग्रहण किया और बाद में सुल्तान शीर्षक लिया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी? तो किसने लिया था? ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। ठीक है। इसे शेर खां के नाम से इन्होंने हजरत आला, और इनके कुछ दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं। एक हम लोग जो 1539 में हुमायूं के साथ इन्होंने लड़ा था, चौसा की युद्ध, और 1940 में भी हुमायूं से लड़ा था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये दोनों युद्ध कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो किसके कार्यकाल में किया गया था? महत्वपूर्ण शासक थे यह। कौन थे आपके? शाहजहां जी। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। पौंडीचेरी है, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगाली, डेक्यूबेर, डेनिश या सदर्न डच? ये आपको मिलाना है। आप देख लीजिए, समय है आपके पास, आप मिलाइए, फिर हम उसका उत्तर सही बताते हैं। तो अगर आप पौंडीचेरी की बात करें तो पुर्तगाली, गोवा की बात करें तो डेनिश, सदर्सन की बात करें तो फ्रेंच, और टेंक्यूबेर की बात करें तो डच। तो इसमें किसमें है? ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही होगा। 1802 में किसने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? अंग्रेज और बाजीराव वन, बाजीराव द्वितीय, फ्रेंच और बाजीराव वन, डच और बाजीराव द्वितीय? तो आप ये सब सही प्रश्न आपका होना चाहिए। ये ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में संधि हुई थी। ठीक है। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध किससे संबंधित है? संजानसूर, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो तीसरा आंग्ला मराठा किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी। ठीक है। पूना की संधि से यह समाप्त हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने निम्नलिखित में से किसे साहिब आलम बहादुर का शीर्षक दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादर, बख्त खान या हसन खान? तो किसे दिया था? ऑप्शन सी, बख्त खान को। तो आज के लिए ये 50 प्रश्न आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी भी आप किसी भी कार्यक्रम से न जुड़े हों तो हमारे सभी कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। RO प्री प्लस मेंस, और जो हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, टेस्ट सीरीज की फ़ी 850 रुपये अभी रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।